सो स्टूडेंट्स, बहुत कम टाइम बचा है आपके इंग्लिश के बोर्ड एग्जाम में। तो चलिए आज जो है बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग एक मॉडल पेपर, इसमें सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये मैं आप लोग के लिए लेकर के आई हूँ। तो फटाफट जो है हम लोग क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते हैं। आप लोग बहुत ध्यान से पढ़िएगा एक एक क्वेश्चन को, और आंसर भी मैं आप लोगों को साथ में ही बताती चलूंगी। तो जैसे ही आपके सामने क्वेश्चन पेपर आएगा, उसमें सबसे पहला क्वेश्चन होता है आपका सेक्शन ए रीडिंग का, जिसमें आपको एक अनसीन पैसेज दिखाई देता है। अब अनसीन पैसेज में आपको क्या करना होता है, कुछ क्वेश्चंस दिए होते हैं, उन्हें आपको सॉल्व करना होता है, उनका आंसर लिखना होता है। तो यहाँ पे देखिए, ये आपका एक अनसीन पैसेज है और इसमें क्वेश्चन दिया है, व्हाट डज द राइटर वांट टू कन्वे थ्रू द पैसेज। अनसीन पैसेज कैसे सॉल्व करते हैं, इसका एक सेपरेट वीडियो मैंने बनाया हुआ है और लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप लोग उसे ज़रूर चेकआउट कीजिए। तो आप समझ जाएंगे कि किस तरीके से बहुत ही कम टाइम में आप एक पैसेज को सॉल्व कर सकते हैं, उसके आंसर्स लिख सकते हैं। तो यहाँ पे जो है पहला आपका क्वेश्चन है कि इस पैसेज के थ्रू जो राइटर हैं वो क्या कन्वे करना चाहते हैं, वो क्या मैसेज देना चाहते हैं। तो आपका आंसर है यहाँ पर, देखिए, द राइटर वॉन्ट टू कन्वे दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी ब्रिंग्स अबाउट अ सिग्निफिकेंट चेंज इन अ पर्सनस बिहेवियर। तो ये इसका आंसर था, इसे आप लोग देख लीजिएगा। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द एक्सप्रेशन टू प्रूव इक्वल टू द टास्क। अब ये एक लाइन दी हुई है, ये आपके पैसेज में है, देखिए, टू प्रूव इक्वल टू द टास्क, इसका क्या मतलब होता है। तो इसका आंसर देखिए ऐसे लिखा जाएगा, द एक्सप्रेशन मीन्स टू डिमॉन्स्ट्रेट दैट वन इज कैपेबल ऑफ हैंडलिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ पर्टिकुलर जॉब। ये इसका आंसर होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट चेंजेस अ रेकलेस यूथ इनटू अ सोबर एंड ग्रेव हाउस होल्डर। तो इसका आंसर होगा, मैरिज एंड हैविंग चिल्ड्रेन चेंज अ, और इसके बाद में डॉट डॉट, मैंने पूरा नहीं लिखा है, आपको वही क्वेश्चन से लिखना पड़ेगा, चेंजेस अ रेकलेस यूथ इनटू अ सोबर एंड ग्रेव हाउस होल्डर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट चेंज डू यू फाइंड इन द एडिटर व्हेन वंस ही गेट्स अ सीट इन द कैबिनेट। तो इसका आंसर है, व्हेन द एडिटर गेट्स अ सीट इन द कैबिनेट ही बिकम्स थॉटफुल, वाइज एंड फार साइटेड। ये इसका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, विच वर्ड इन द पैसेज इज द ऑपोजिट ऑफ रिस्पॉन्सिबल। तो रिस्पॉन्सिबल का ऑपोजिट, पैसेज में ऐसा कौन सा वर्ड है जो रिस्पॉन्सिबल का ऑपोजिट हो। तो आंसर है आपका, इररिस्पॉन्सिबल इज द ऑपोजिट ऑफ द रिस्पॉन्सिबल इन द पैसेज। पैसेज में आपके दिया हुआ है इररिस्पॉन्सिबल वर्ड, यहाँ पे दिया हुआ है हाउ रेकलेस एंड इररिस्पॉन्सिबल, तो यहाँ से आप इसको ढूंढ लेंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट डज द वर्ड टू गो एस्ट्रे मीन्स इन द पैसेज। टू गो एस्ट्रे का मतलब होता है अपने राह से भटक जाना। तो ये आपके पैसेज में दिया हुआ है ये वर्ड, और इसको जो है एक्सप्लेन करने को बोला है कि इसका क्या मतलब होता है। तो इसका आंसर है, टू गो एस्ट्रे मीन्स टू गो इन द रॉन्ग पाथ और डायरेक्शन, मतलब कि गलत राह पे चले जाना या गलत डायरेक्शन, दिशा में चले जाना। तो ये इसका आंसर हुआ, ये आपको खुद एक्सप्लेन करना पड़ेगा इसका क्या मीनिंग होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स अवेयर ऑफ। अवेयर ऑफ का मतलब होता है किसी चीज के बारे में जानकार होना। कॉन्शियस, कॉन्शियस ये आपके पैसेज में ही दिया हुआ है। सो पूछा गया विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स, कि पैसेज में वो कौन सा वर्ड है जिसका मतलब होता है अवेयर ऑफ। तो ये आपकी फर्स्ट लाइन में ही यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए, वी बिकम कॉन्शियस। तो ये यहाँ से ढूंढ करके आपको लिखना पड़ेगा। तो इस तरीके से ये आपका पैसेज जो है वो सॉल्व हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका राइटिंग सेक्शन। देखिए राइटिंग सेक्शन में जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं और जो लेटर हैं वो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ और प्रैक्टिस भी करा चुकी हूँ। तो आप लोग वो वीडियो से देख लीजिएगा जो भी आपके इंपॉर्टेंट होंगे, बाकी ये भी आपके इंपॉर्टेंट हैं, आप इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा। आइए अब सेक्शन सी देख लेते हैं, ग्रामर एंड ट्रांसलेशन। तो अब इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं जिसमें यह चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। अब यहाँ पे ऑप्शंस दिए हुए हैं, उसमें आपको चूज करना है कौन सा सही है। तो आपका ए है, गवर्नमेंट बाय द रिच इज कॉल्ड। रिच मतलब जो अमीर लोग गवर्नमेंट चलाते हैं उसे क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग कहते हैं प्लूटोक्रेसी। प्लूटोक्रेसी इज द करेक्ट आंसर यहाँ पे। एरिस्टोक्रेसी लोग जो चलाते हैं, ठीक है। ब्यूरोक्रेसी दफ्तरशाही, मतलब कुछ अफसर लोग होते हैं। और ऑटोक्रेसी जिसमें एक तंत्र, एक व्यक्ति के हाथ में सभी शक्तियां रहती हैं, तो उसको ऑटोक्रेसी कहते हैं। प्लूटोक्रेसी गवर्नमेंट बाय रिच, मतलब कुछ अमीर लोग जो है वो शासन करते हैं। फिर नेक्स्ट है आपका बी, द फ्रेज पॉइंट आउट मीन्स। पॉइंट आउट का क्या मतलब होता है। पॉइंट आउट का मतलब होता है किसी चीज़ को बताना, इशारा करना।
तो इसमें क्या देख लेते हैं मीनिंग होगा इसका, टू अब्यूज ये नहीं होगा, टू कैरी आउट, टू थिंक ऑफ, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन फोर्थ, टू टेल। टू टेल मतलब होता है इशारा करना या बताना, तो ये इसका मीनिंग होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं द सिनोनिम ऑफ जेलस। जेलस का सिनोनिम क्या होता है? तो जेलस होता है ईर्ष्या, ईर्ष्या करना। तो इसका सिनोनिम मतलब कि इसका सेम मीनिंग वाला इनमें से कौन सा वर्ड है? तो देख लेते हैं, ये है जेलस, कैलस, इनबायस, डेंजरस। तो इसमें इसका सेम मीनिंग वाला होगा इनबायस। इनबायस का भी मतलब यही होता है ईर्ष्या करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ही नोज रामू सिंस अ लॉन्ग टाइम। विच वर्ड इन दिस सेंटेंस इज एन एरर? तो इस सेंटेंस में कहाँ पर एरर है, किस वर्ड में एरर है? तो देखिए यहाँ पे सिंस में एरर है, क्योंकि सिंस का यूज जो है वो पॉइंट ऑफ टाइम के लिए यानी एग्जैक्ट टाइम के लिए करते हैं, जब मालूम हो कि टाइम जो है वो एग्जैक्ट क्या है। अब यहाँ पे दिया है अ लॉन्ग टाइम, लॉन्ग टाइम यानी कि लंबा समय। ही नोज रामू, वह रामू को जानता है लंबे समय से। अब वो लंबा समय जो है वो एग्जैक्ट टाइम नहीं है, पॉइंट ऑफ टाइम नहीं है। लंबा समय 1 महीना भी हो सकता है, 1 साल भी हो सकता है। तो सिंस का यूज़ हमेशा पॉइंट ऑफ टाइम के लिए करते हैं। जहाँ पर पीरियड ऑफ टाइम दिया हो जैसे लॉन्ग टाइम, तो फिर वहाँ पर फॉर का यूज़ करते हैं, यानी गलती कहाँ पर है? सिंस में। नेक्स्ट, द एंटोनिम ऑफ जस्टिस इज। जस्टिस का एंटोनिम यानी कि ऑपोजिट मीनिंग वाला वर्ड कौन सा होगा? तो जस्टिस का मतलब होता है न्याय। तो आइए देख लेते हैं। अनजस्टिस ये तो गलत है, माल प्रैक्टिस ये भी गलत है, इनजस्टिस तो इनजस्टिस, जस्टिस का ऑपोजिट होता है इनजस्टिस, अन्याय। अब नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 5, चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन इनडायरेक्ट स्पीच। अब इन दोनों में से किसी एक को इनडायरेक्ट में चेंज करना है आपको। तो पहला दिया है द सोल्जर सेड हुर्रा वी हैव वॉन द बैटल। तो ये जो सेंटेंस है आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। अब इसको जब आप इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो देखिए जो आपकी रिपोर्टिंग वर्ब होती है सेड, ये हमेशा किस में चेंज कर दी जाती है? एक्सक्लेम्ड। और एक्सक्लेम्ड के बाद में जो सेंटेंस के जो इमोशन होते हैं उसके अकॉर्डिंग विद जॉय, विद सॉरो या विद सरप्राइज का यूज़ किया जाता है। तो हुर्रा जो है वो एक ऐसी साउंड होती है जो बहुत जोश में और खुशी में की जाती है। तो इसको इनडायरेक्ट में चेंज कैसे करेंगे आइए देख लेते हैं। सबसे पहले द सोल्जर जो रिपोर्टर है वो हम एज इट इज़ लिख लेंगे। तो क्वेश्चन है आपका द सोल्जर सेड हुर्रा वी हैव वॉन द बैटल। तो इसे इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे। सबसे पहले रिपोर्टर द सोल्जर एज इट इज़ लिख लेंगे, उसमें कोई चेंज नहीं किया जाता। इसके बाद में जो आपकी रिपोर्टिंग वर्ब है सेड, इसको एक्सक्लेम्ड विद जॉय में चेंज कर लेंगे। उसके बाद में कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा हटा करके दैट का यूज़ करेंगे। और फिर हुर्रा जो है एक्सक्लेम विद जॉय इसमें चेंज हो गया, तो ये हटा दिया जाएगा और एक्सक्लेमेटरी मार्क भी हट जाएगा। अब हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे। वी जो है वो आपका क्या है? फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है जो कि सोल्जर यानी रिपोर्टर के अकॉर्डिंग चेंज होगा। सोल्जर्स जो क्या है वो थर्ड पर्सन है, तो यहाँ पर और प्लूरल है तो यहाँ पे हम लोग दे यूज़ करेंगे। वी की जगह क्या आ जाएगा? दे, क्योंकि जो आपका रिपोर्टर है वो आपका थर्ड पर्सन है और प्लूरल है, तो यहाँ पे उसके लिए दे प्रोनाउन का यूज़ करेंगे। इसके बाद में ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, चेंजेस इनटू पास्ट परफेक्ट इनडायरेक्ट में बनाते समय। तो पास्ट परफेक्ट में हैड का यूज़ किया जाता है और वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो वो ऐसे लिख लेंगे दे हैड वॉन। और उसके बाद में द बैटल, तो यहाँ पे द बैटल लिख लेंगे। तो इस तरह से आपका इनडायरेक्ट में चेंज हो जाएगा। इसके बाद में आपका नेक्स्ट है द थीव सेड टू द पुलिसमैन वाई डिड यू बीट मी सो मर्सीलेसली। अब ये जो है वो आपका क्या है? इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाते समय हम लोग क्या करते हैं? जो आपकी रिपोर्टिंग, देखिए रिपोर्टर में कोई चेंज नहीं किया जाता, उसे एज इट इज लिखते हैं। जो आपकी रिपोर्टिंग वर्ब होती है जैसे सेड टू, अब जब आपका सेंटेंस इंटेरोगेटिव है तो सेड टू जो है वो आस्क्ड में चेंज हो जाएगा। और उसके बाद में आपका जो ऑब्जेक्ट है द पुलिसमैन, वो भी एज इट इज लिख लेंगे। इसके बाद कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे और यहाँ पर अब आपका ये जो क्वेश्चन वर्ड है इसे एज अ कंजंक्शन यूज़ कर लेंगे। तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा करके यहाँ पे वाई लिख लेंगे और उसके बाद में सीधे सब्जेक्ट आ जाएगा। सब्जेक्ट आपका यहाँ पे क्या है? यू। तो यू जो है जब इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो ये दे में चेंज हो जाएगा, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट के जो सेकंड पर्सन के प्रोनाउन होते हैं वो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होते हैं। अब यहाँ पे पुलिसमैन, तो यहाँ पे बहुत सारे पुलिसमैन हैं, इसलिए यू जो है वो किस में चेंज हो जाएगा? दे में चेंज हो जाएगा। उसके बाद में हम वर्ब लगाएंगे। अब चूंकि ये जो सेंटेंस है आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो इनडायरेक्ट में चेंज करते समय वो पास्ट परफेक्ट में चेंज कर दिया जाता है।
तो यहाँ पे हैड के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म, बीट की थर्ड फॉर्म हो जाएगी बीटन। मी जो है फिर आपका फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, तो मी का यूज़ यहाँ पे थीफ के लिए किया गया है। तो अब हम थीफ के अकॉर्डिंग इसे हिम में चेंज कर लेंगे और उसके बाद सो मर्सिलेसली एज इट इज़ लिख लेंगे, फिर फुल स्टॉप लगा देंगे। तो आइए देख लेते हैं कैसे इसको लिखेंगे। तो देखिए ऐसे लिखा जाएगा, द थीफ आस्क्ड द पुलिसमैन व्हाई दे हैड बीटन हिम सो मर्सिलेसली। अब आप यहाँ पे दे के बाद ब्रैकेट में पुलिसमैन लिख सकते हैं और हिम के बाद में ब्रैकेट में आप यहाँ पर द थीफ भी लिख सकते हैं। अब मान लीजिए यहाँ पर अगर आपके सेंटेंस में वाई ना होता, कोई हेल्पिंग वर्ब होती, जैसे कि विल शैल होता, डू डज होता, डिड होता, तो फिर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटता और उसकी जगह वहाँ पर क्या लगाया जाता, इफ़ का यूज़ किया जाता। तो इस तरीके से आपका सेंटेंस जो है वो इनडायरेक्ट में चेंज किया जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट है आपका कंबाइन एनी वन सेट ऑफ द सेंटेंस एज डायरेक्टेड विद इन द ब्रैकेट। ब्रैकेट में जैसे दिया है उसके अकॉर्डिंग इन सेंटेंसेस को कंबाइन कीजिए। तो आपका पहला सेंटेंस है, यू मस्ट वर्क हार्ड फुल स्टॉप यू विल नॉट गेट प्रमोशन, कि तुम्हें कठिन परिश्रम करना ही पड़ेगा। यू विल नॉट गेट प्रमोशन, तुम्हें प्रमोशन नहीं मिलेगा। तो अब इसको सिंपल सेंटेंस में आपको कंबाइन करना है। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि कठिन परिश्रम क्यों करना है, उसका उद्देश्य क्या है, प्रमोशन पाने के लिए। ठीक, तो यहाँ पे इन्फिनेटिव का यूज़ किया जाता है। इन्फिनेटिव क्या होता है, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जब हम लगाएंगे तो उसे इन्फिनेटिव कहते हैं। तो इन्फिनेटिव का यूज़ करके दोनों सेंटेंस आपके कंबाइंड हो जाएंगे। तो देखिए इस तरह से इन्फिनेटिव का यूज़ किया जाएगा, यू मस्ट वर्क हार्ड टू गेट प्रमोशन। तो जब किसी कार्य का उद्देश्य बताया जा रहा हो तो ऐसे सेंटेंसेस में इन्फिनेटिव यानी कि टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं उसे कंबाइन करने के लिए। और एक तरीका मैं आप लोगों को और बता दूं, उसमें हिंदी में मीनिंग आ रहा होगा के लिए। अगर के लिए का मीनिंग आ रहा है वहाँ पर सेंटेंस को कंबाइन करते समय, तो सिंपल में चेंज करते समय वहाँ पर इन्फिनेटिव का यूज़ किया जाता है। जैसे कि तुम्हें कठिन परिश्रम करना होगा प्रमोशन पाने के लिए, तो ऐसे केस में फिर हम इन्फिनेटिव का यूज़ करते हैं। तो जो पहला सेंटेंस है आपका यू मस्ट वर्क हार्ड, वो आपने एज इट इज़ लिख लिया। तो पहला सेंटेंस एज इट इज़ लिख लेंगे, उसके बाद में टू लिखेंगे और उसके बाद फिर दूसरे सेंटेंस की वर्ब मेन वर्ब आएगी। तो मेन वर्ब यहाँ पे क्या है, गेट। तो उसके बाद हम तुरंत यहाँ पे गेट लिख लेंगे और उसके बाद जो भी वर्ड्स बचे होते हैं सेंटेंस में उन्हें एज इट इज़ लिख लिया जाता है। तो यहाँ पे गेट के बाद में प्रमोशन है तो वो हम लिख लेंगे यहाँ पे। तो इस तरह से आपका चेंज हो जाएगा, यू मस्ट वर्क हार्ड टू गेट प्रमोशन। तो इन्फिनेटिव यूज़ करने का मैंने ये तरीका आपको बताया। अच्छा, दूसरा मेथड से भी इसको हम लोग सिंपल में चेंज कर सकते हैं, वो है आपका प्रीपोजिशन बिफोर नाउन और जीरेंड। यानी कि आपके सेंटेंस में कोई नाउन हो या फिर कोई वर्ब हो जिसे हम जीरेंड में चेंज करेंगे, आईएनजी लगा करके वो जीरेंड में चेंज हो जाएगी और उसके पहले कोई सूटेबल प्रीपोजिशन का यूज़ किया जाएगा। तो इस तरह से हम सेंटेंस को कंबाइन कर सकते हैं। जैसे कि यू विल नॉट गेट प्रमोशन विदाउट वर्किंग हार्ड, बिना कठिन परिश्रम किए तुम्हें प्रमोशन नहीं मिलेगा। ये दोनों ही तरीके सही हैं सिंपल सेंटेंस में कंबाइन करने के लिए। आप दोनों तरीकों में से कोई भी इसमें यूज़ कर सकते हैं। अब देखिए आपका नेक्स्ट सेंटेंस है, द सन सेट इन द वेस्ट, इट इज़ अ फैक्ट। अब इसको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में आपको कंबाइन करना है। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कैसे कंबाइन करते हैं, ये सिंथेसिस चैप्टर जब मैंने आप लोगों को पढ़ाया था तो उसमें डिटेल में बताया था। देखिए अब ये जो है ये नाउन क्लॉज आपका बनेगा, इट इज़ अ फैक्ट, व्हाट इज़ अ फैक्ट। तो अगर क्या का आंसर आप क्या लगा करके क्वेश्चन बना रहे हैं और क्या का आंसर आपको दूसरे सेंटेंस में मिल रहा है तो वो नाउन क्लॉज बनता है। तो नाउन क्लॉज लगा के फिर उसे कॉम्प्लेक्स में चेंज किया जाता है। तो अब हम यहाँ पे नाउन क्लॉज का यूज़ करें तो व्हाट इज़ अ फैक्ट, तो इसका आंसर यहाँ पे मिल रहा है, क्या है जो फैक्ट है, द सन सेट्स इन द वेस्ट, ये फैक्ट है। यहाँ इट का यूज़ जो है वो क्वेश्चन पूछने के लिए किया गया है और क्वेश्चन का आंसर क्या है, ये। तो इट के स्थान पर हम इस सेंटेंस को लिख लेंगे और उससे पहले जो है हम कंजंक्शन का यूज़ करेंगे। तो कैसे इसे कंबाइन करेंगे आइए देख लेते हैं। तो देखिए ऐसे आपका चेंज होगा, दैट, या आपने कंजंक्शन लगा लिया, दैट द सन सेट्स इन द वेस्ट इज़ अ फैक्ट। अब दैट का यूज़ कब करते हैं, जब सेंटेंस आपका असर्टिव हो तो फिर वहाँ पे दैट कंजंक्शन का यूज़ किया जाता है। तो ये इस तरह से सेंटेंस आपका कॉम्प्लेक्स में कंबाइंड हो जाएगा। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन ट्रांसफॉर्मेशन से है, चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड। तो फर्स्ट है आपका कोलकाता इज़ द बिगेस्ट सिटी इन इंडिया, और इसको किस में चेंज करना है, कंपैरेटिव डिग्री में। ये आपका सुपरलेटिव डिग्री में दिया हुआ है, ये सुपरलेटिव डिग्री का एडजेक्टिव है। अब इसे कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करना है। तो इसमें बताया गया कि कोलकाता जो है वो इंडिया की सबसे बड़ी सिटी है। अब कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करने के लिए एडजेक्टिव की कंपैरेटिव डिग्री का यूज़ किया जाता है, यानी कि
ये जो एडजेक्टिव है आपका बिगेस्ट, इसकी कंपैरेटिव डिग्री यूज़ करेंगे और उसके बाद आप देन का यूज़ करेंगे यहाँ पर। तो कैसे करेंगे आइए बता देते हैं आपको। यहाँ पे ऐसे लिखेंगे, कोलकाता इज़ बिगर देन एनी अदर सिटी इन इंडिया। तो इस तरीके से आपका कंपैरेटिव डिग्री में चेंज हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट आपका दिया है पैसिव वॉइस में चेंज करना है, द चिल्ड्रन सैंग द नेशनल एंथम वेरी चीयरफुली। अब इसको पैसिव में चेंज करना है। तो पैसिव में चेंज करते समय आप लोग जानते हैं सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देते हैं। तो अब यहाँ पर द चिल्ड्रन क्या है, ये सब्जेक्ट है, सैंग आपकी वर्ब है और द नेशनल एंथम आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो ये ऑब्जेक्ट जो है अब हम इसको सब्जेक्ट बना लेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे द नेशनल एंथम। अब इसके बाद में हम वर्ब लगाएंगे। तो ये आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। अब पास्ट इंडेफिनिट को पैसिव में चेंज करते समय क्या लगाते हैं, वॉज या वर का यूज़ करते हैं। तो सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है, द नेशनल एंथम, तो अब यहाँ पे वॉज का यूज़ करेंगे और उसके बाद में हमेशा पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं। तो सैंग की थर्ड फॉर्म होती है संग, वो लिख लेंगे यहाँ पर और उसके बाद में जो अदर वर्ड्स होते हैं लास्ट में वो लिखे जाते हैं। तो लिख लेंगे वेरी चीयरफुली और उसके बाद में फिर लिखेंगे बाय और उसके बाद में जो आपका सब्जेक्ट था उसको हम पैसिव में ऑब्जेक्ट बना लेंगे। तो यहाँ पे लिख लेंगे द चिल्ड्रन। तो इस तरह से आपका पैसिव वॉइस में चेंज हो जाएगा। आइए अब नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका करेक्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। ये आपका सिंटेक्स से पूछा गया है। तो अब इनमें से किसी एक को आपको करेक्ट करना है। तो देख लेते हैं, रमेश इज जूनियर देन मुकेश। और स्टूडेंट्स ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, इस तरह का ये जो सेंटेंस है ये आपसे अक्सर बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो जहाँ पे जूनियर, सीनियर, सुपीरियर, इन्फीरियर इस तरह के वर्ड आपको दिखाई दें तो उसके बाद में देन का यूज़ नहीं करते, उसके बाद में टू का यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे दो लोगों में कंपैरिजन हो रहा है लेकिन फिर भी यहाँ पे देन का यूज़ नहीं करेंगे। इस तरह का अगर आपको कोई वर्ड दिखे जैसे जूनियर, सीनियर, सुपीरियर, इन्फीरियर इस तरह का, तो उसके बाद में फिर टू का ही यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे देन हट जाएगा और यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, टू लिखेंगे। रमेश इज़ जूनियर टू मुकेश। इसके बाद में नेक्स्ट देख लेते हैं, शिप्स आर ब्राउजिंग इन द फील्ड। अब यहाँ पे गलती क्या है आपके में कि ये जो शीप्स है इसमें एस नहीं लगता है, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, शीप्स ही लिखा जाता है, एस नहीं लगाया जाएगा। और इसका सिंगुलर और प्लूरल मान लीजिए एक शीप है कि बहुत सारी है, ये दिखाने के लिए हम वर्ब से दिखाते हैं। तो यहाँ पर क्या है, आर लगा है यानी कि ये बहुत सारी शीप है, लेकिन यहाँ पे एस का यूज़ नहीं किया जाएगा, यानी शीप का कोई भी प्लूरल नहीं होता। नेक्स्ट है आपका, यूज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ वर्ड इन योर ओन सेंटेंस टू मेक द डिफरेंस इन देयर मीनिंग क्लियर। अब यहाँ पे दो वर्ड देखिए दिए हुए हैं और इन दोनों का क्या है, प्रोनाउंसिएशन सेम है, ये सेम साउंड देते हैं। अब आपको यहाँ पे करना क्या है कि इन दोनों वर्ड का मीनिंग नहीं लिखना है, आपको एक सेंटेंस बनाना है जिससे इन दोनों के बीच का डिफरेंस, इन दोनों के मीनिंग के बीच का डिफरेंस जो है क्लियर आउट हो सके। तो बर्थ तो आप जानते हैं, डेट ऑफ बर्थ, तो अब आप इसका कोई भी सेंटेंस बना सकते हैं यहाँ पर, जैसे कि आप लिख सकते हैं माई डेट ऑफ बर्थ इज 8 अगस्त, इस तरह से आप लिख सकते हैं। BERTH बर्थ, ये क्या होता है, जो ट्रेन की बर्थ होती है। अब इसमें आप क्या सेंटेंस बना सकते हैं, वी बुक्ड अ ट्रेन बर्थ फॉर द ओवरनाइट जर्नी, कुछ भी आप इसमें सेंटेंस आप लिख सकते हैं। फिर नेक्स्ट है आपका डोज। डोज जो है वो आपका क्या है, एक डोज, एक खुराक जो आप जानते हैं। तो अब इसका आप कोई भी सेंटेंस बना सकते हैं, जैसे कि टेक 1 डोज ऑफ मेडिसिन आफ्टर डिनर, कि दवाई की एक खुराक जो है वो डिनर के बाद लेनी है। इसके बाद में दिया है DOZE डोज, और इसका मतलब क्या होता है, झपकी लेना, जैसे हम थोड़ी देर के लिए सो जाते हैं, झपकी लेते हैं, उसको बोलते हैं डोज। अब इसका क्या सेंटेंस, ही लाइक्स टू डोज ऑफ ऑन द काउच आफ्टर लंच, तो कुछ भी आप इसमें इस तरह से आप इसका सेंटेंस बना सकते हैं। नाउ वी हैव कम टू द एंड ऑफ द ग्रामर सेक्शन। अब यहाँ पे ट्रांसलेशन है, इस ट्रांसलेशन की भी प्रैक्टिस मैं आप लोग को अच्छे से करा दूंगी। तो बच्चों इसे आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है अब की बार के लिए आपके लिए। और जो आपका सेक्शन डी है लिटरेचर सेक्शन, उसके इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, ये सभी कुछ मैं आप लोगों को बहुत अच्छे से बता चुकी हूँ। कौन कौन से सेंट्रल आइडियाज़ हैं और उन्हें कैसे लिखें ये भी मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ। तो आप लोग वो वीडियो ज़रूर चेकआउट कर लीजिएगा। केवल 3 सेंट्रल आइडिया हैं जो आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। अगर उनमें से आप 2 भी कर लेंगे तो आई एम श्योर कि वो आपके एग्जाम में ज़रूर आ जाएंगे। मैंने बहुत ही ईजी लैंग्वेज में आप लोग को बताया है कि किस तरीके से सेंट्रल आइडिया आप लोगों को वहाँ पर लिखना है। तो एक बार आप लोग वो वीडियो ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। अभी आपकी ट्रांसलेशन है, ट्रांसलेशन की भी प्रैक्टिस मैंने आप लोगों को करा दी है। आप लोग जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और ये इसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन है, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और उसे अच्छे से आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा।
सो स्टूडेंट, चलिए बहुत जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग का एग्जाम कैसा हुआ। सो ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।